नमस्कार, मैं हूं संजय राजन। आप देख रहे हैं प्राइम डिबेट। उम्मीद है आप सबने होली का त्यौहार बड़े ही प्यार और सौहार्द के साथ मनाया होगा। होली के बाद एक बार फिर हम देश में मचे सियासी घमासान को लेकर आपके सामने प्रस्तुत हुए हैं। दोस्तों, अब प्रथम चरण के मतदान का समय बिल्कुल करीब आ रहा है। ऐसे में सियासी घमासान भी अपने चरम पर है। पहले चरण के नामांकन का आज आखिरी दिन है। 21 राज्यों के 102 लोकसभा सीटों पर 19 अप्रैल को मतदान होना है। इसमें से पिछली लोकसभा चुनाव में भारतीय जनता पार्टी की कोटे में 77 सीटें आई थी, अकेले भारतीय जनता पार्टी की कोटे में, जबकि एनडीए के अन्य घटक दलों के पास 24 सीटें थी। पहले चरण में जहां जहां मतदान होने जा रहा है वहां तात्कालिक यूपीए और मौजूदा समय में इंडिया गठबंधन के पास कोई सीट नहीं थी। दोस्तों, हालांकि देखा जाए तो पिछली बार का परिणाम बेहद चौंकाने वाला और पूरी तरह से मोदी लहर को एक तरह से समर्पित माना जा सकता है। अब जबकि इस बार परिवारी जन वाले मोदी जी को रोकने के लिए इंडिया गठबंधन लगातार दावा तो कर रही है, लेकिन हकीकत कुछ और ही नजर आ रहा है। जब बात हकीकत की जाए तो मीडिया पर ही सवाल खड़े होने लगते हैं। यह भी बड़ा चौंकाने वाला मामला है। अब देखिए ना, उत्तर प्रदेश के सियासी समर में ताल ठोकने के लिए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कमर कस ली है। आज से मथुरा से मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की रैलियों का सिलसिला भी शुरू हो चुका है। वहीं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी 30 मार्च को मेरठ से चुनावी हुंकार भरने जा रहे हैं और आरएलडी के नेता भी जयंत चौधरी भी 30 मार्च से अपनी जनसभाओं का दौर शुरू करने जा रहे हैं। देश में तो पीएम मोदी ने मिशन दक्षिण भारत को जमकर धार देने की कोशिश की। वहीं दूसरी तरफ देश के सामने विकल्प पेश करने की कवायद का दावा करने वाला इंडिया गठबंधन अभी मामले में काफी पीछे नजर आ रहा है। दोस्तों, हकीकत तो यह है कि कई राज्यों मसलन बिहार, महाराष्ट्र समेत कई राज्यों में अभी प्रत्याशी चयन और सीट शेयरिंग को लेकर मंथन का दौर ही जारी है। दोस्तों, बात वहीं फंसती है। जब एनडीए में इक्के दुक्के मामले को छोड़ दिया जाए तो सब कुछ आखिरी दौर में है। 543 लोकसभा सीटें हैं, जिसमें अकेले बीजेपी ने अब तक 405 प्रत्याशी घोषित कर दिए हैं। अन्य सहयोगी दल भी अपने प्रत्याशी घोषित कर रहे हैं, लेकिन इंडिया गठबंधन का ये आंकड़ा अभी बहुत पीछे है। इंडिया गठबंधन की अगुवाई करती कांग्रेस ने अभी तक महज 195 उम्मीदवारों की ही घोषणा की है। तो चलिए, आज हम इसी मुद्दे पर करेंगे एक गंभीर चर्चा एक बेहतरीन पैनल के साथ। लेकिन सबसे पहले सुन लेते हैं कुछ सियासी बयान। तकनीकी खराबी की वजह से फिलहाल लगता है तकनीकी खराबी पा रहे हैं, लेकिन जाहिर सी बात है इस चर्चा को हम आगे बढ़ाएंगे एक बेहतरीन पैनल के साथ। अब समझिए, मैं यूं ही बात नहीं कर रहा हूं। पहले चरण में अगर उत्तर प्रदेश की बात की जाए तो 8 सीटों पर सियासी घमासान होना है। कई सीटें ऐसी हैं जो चर्चाओं में है। समाजवादी पार्टी ने मुरादाबाद से एसटी हसन का टिकट काट दिया और रुचि वीरा को प्रत्याशी बना दिया। वहां एक घमासान का दौर देखने को मिल रहा है इंडिया गठबंधन में। रामपुर की बात की जाए तो समाजवादी पार्टी जिला अध्यक्ष आसिम राजा ने भी नामांकन कर दिया आखिरी दिन, और मौलाना मोहिबुल्ला नदवी ने भी नामांकन कर दिया। नदवी साहब का दावा है कि समाजवादी पार्टी के वो ही उम्मीदवार हैं। इस तरह के तमाम ऐसे छोटे बड़े, कहा जा सकता है कि अटकलों और कयासों का दौर सियासत में तैर रहा है कि आखिर जिस तरह से एनडीए यानी बीजेपी और उसके घटक दल एक सोची समझी रणनीति की तरह चुनाव मैदान में डटे हुए हैं, आखिर वैसा नज़ारा क्यों नहीं इंडिया गठबंधन में देखने को मिल रहा है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की हर दिन 3 जनसभाएं होनी है। मथुरा से इसका आगाज हो गया है। अभी तक सपा सुप्रीमो अखिलेश यादव के इस तरह के रैलियों का कोई कार्यक्रम जारी नहीं हुआ है। राहुल गांधी, प्रियंका और अखिलेश यादव किन जगहों पर साझा मन साझा करेंगे, ये भी तय नहीं हो पाया है। उत्तर प्रदेश की बात करें, पूरे देश की बात करें तो दिल्ली में क्या हालात है किसी से छुपा नहीं है। अरविंद केजरीवाल जेल से सरकार चला रहे हैं। आम आदमी पार्टी में एक तरह से उथल पुथल का दौर है कि आखिर कौन अब बागडोर संभालेगा आम आदमी पार्टी की तरफ से इस लोकसभा के संग्राम का।
पश्चिम बंगाल की बात की जाए, वहाँ पर ममता बनर्जी अपने दम पर ताल ठोक रही हैं। कांग्रेस का अभी कुछ अता पता चल नहीं रहा है कि आखिर वहाँ किस तरह से इंडिया गठबंधन को आगे बढ़ाया जाएगा। बिहार और महाराष्ट्र में सीटों के शेयरिंग को लेकर के पेच फंसा हुआ है। उद्धव ठाकरे और शरद पवार लगातार बैठकों के दौर में मशगूल हैं। देखने वाली बात होगी, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी अगर बात की जाए बूथ स्तर से लेकर के तमाम जगहों पर चौकसी के साथ अपने कार्यकर्ताओं को डटाने में कामयाब है। उनके कार्यकर्ता डट चुके हैं, लेकिन दूसरे सियासी दल हैं कि अभी रणनीति बनाने में ही मशगूल हैं। उत्तर प्रदेश की बात की जाए तो बहुजन समाज पार्टी की, तो निश्चित तौर पर मायावती भी साइलेंटली अपने काम को अंजाम दे रही हैं, अपने मुहिम को अंजाम दे रही हैं। चलिए अब सुना देते हैं एक बार बयान, फिर चर्चा में आगे बढ़ेंगे। तो विकास के साथ आम नागरिक को जोड़ने का कार्य नहीं हो रहा। जहां पे प्रत्येक नागरिक को, हर बेटी को, हर व्यापारी को सुरक्षा की गारंटी दी है, तो जहां पर अन्नदाता किसान को, भारत की प्रतिभाशाली युवा को विकास के अभियान के साथ जोड़ने की गारंटी दी है। ये गारंटी यही मोदी गारंटी है। प्रधानमंत्री जी अक्सर कहते हैं कि मित्रों, मैं जनता जनार्दन के लिए अपने आप को खपा रहा हूं। जनता के लिए खपते हुए तो नहीं दिखते, जनार्दन के लिए खपते हुए जरूर दिख रहे हैं। तो जाहिर सी बात है, इस सियासी घमासान पर हम चर्चा करेंगे। हमारे साथ हमारे मेहमान जुड़ चुके हैं। सबसे पहले हम स्वागत करेंगे शशिकांत तिवारी जी का। आप बीजेपी का पक्ष रखने के लिए हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं। समाजवादी पार्टी के युवा और तेज तर्रार प्रवक्ता चंचल यादव जी भी हमारे साथ मौजूद हैं स्टूडियो में। बात की जाए रजनीकांत मिश्र जी की, ये राष्ट्रीय लोकदल के वरिष्ठ नेता भी हैं, प्रवक्ता भी हैं और स्टूडियो में हमारे साथ मौजूद हैं। इसके अलावा हम बात करेंगे तमजीद अहमद साहब की, ये कांग्रेस का पक्ष रखने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं। और आनंद तिवारी जी, ये सुभाषपा के प्रवक्ता हैं, हमारे साथ इस चर्चा में मौजूद हैं। सबसे पहला सवाल तो मैं आज विपक्षी दलों से ही करूंगा। जी तमजीद जी, सबसे पहला आपके साथ सवाल है कि भाई अभी आप मंथन में ही जुटे हुए हैं और यहाँ योगी जी ने रैलियों का सिलसिला शुरू कर दिया। 30 तारीख को मेरठ से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी अपनी मुहिम शुरू करने जा रहे हैं। आप लोग कहीं नजर नहीं आ रहे हैं भाई? कैसे हम लोगों को नजर नहीं आ रहा है? देखिए, एक बात समझिए संजय जी, हमने तो घोषणा पत्र भी जारी कर दिया। हम तो शायद उनसे 4 कदम आगे हैं। हम क्या करने जा रहे हैं, देश के किन मुद्दों पे चुनाव लड़ने जा रहे हैं, हमने ये भी घोषणा कर दी है। कहीं आपको भारतीय जनता पार्टी का कोई घोषणा पत्र दिखलाई पड़ा क्या? हमने तो राहुल गांधी जी मणिपुर से लेकर मुंबई तक 66 किलोमीटर की यात्रा कर डाली। कहीं भारतीय जनता पार्टी का कोई नेता दिखलाई पड़ा क्या उसमें? और किस मुद्दों के साथ भारतीय जनता पार्टी चुनाव में जा रही है? भाई अगर भाषण देने जा रहे हैं, मेरठ में जा रहे हैं प्रधानमंत्री जी या योगी जी भाषण देने जा रहे हैं, तो किन मुद्दों पर भाषण देंगे भाई? कोई आपको घोषणा पत्र दिखा क्या? या उन्होंने कुछ भी अभी बताने का काम किया कि 10 साल में उन्होंने क्या किया? क्या 2 करोड़ पर ईयर की दर से रोजगार दे दिया? क्या 20 करोड़ लोगों को रोजगार दे दिया प्रधानमंत्री मोदी जी? ये बताने जा रहे हैं। किसानों की आय दुगनी कर दी, ये बता रहे हैं। महिलाओं के खिलाफ अत्याचार, रेप की शिकायतें बंद हो गई, ये बताने जा रहे हैं। खिलाड़ियों को जो लाठी और बूटों से रौंदा गया, वो बताने जा रहे हैं। या फिर रेपिस्टों को लेके पार्टी जो जिस तरीके से खड़ी हुई है उनके साथ, विजयभूषण शरण सिंह हो या उनके जो भी अजय मिश्रा टेनी जी उनके साथ खड़े हो, ये बताने जा रहे हैं। या ये बताने जा रहे हैं कि इलेक्टोरल बॉन्ड के जरिए चंदा दो और धंधा लो की रणनीति पे काम किया है, या हफ्ता वसूली की गई ईडी, आईटी और सीबीआई एजेंसी के जरिए। बताने क्या जा रहे हैं? बड़ी बात तो ये, आप लोग कुछ भी इसको किसी भी तरीके से पोस्टराइजेशन कीजिए संजय जी, फर्क नहीं पड़ रहा है। लेकिन सवाल ये है कि बताएंगे क्या रैलियों में, किन मुद्दों में भारतीय जनता पार्टी चुनाव लड़ने जा रही है? भाई आप सिर्फ और सिर्फ आप लोग कम से कम, मेरी गुजारिश है मीडिया के साथियों को, आप भारतीय जनता पार्टी के ट्रैप में मत फंसिए। आप अपने सवाल पूछते रहिए उसी तरीके से। भाई भारतीय जनता पार्टी, अगर प्रधानमंत्री मोदी जी जा रहे हैं रैली करने, तो किन मुद्दों पर अपनी बात रखेंगे? किन मुद्दों पर अपनी बात रखेंगे? भाई वहां जाके रैलियों में बताएंगे ना कि किन मुद्दों पर अपनी बात जाके रखेंगे, या सिर्फ कोरी भाषाबाजी करेंगे वहां पे जाके? हमने तो घोषणा पत्र भी जारी कर दिया, हमने तो यह भी बता दिया कि हम सरकार बनने के बाद करेंगे क्या। आज भारतीय जनता पार्टी को बताने की स्थिति में है? बड़ा सवाल यह है कि देश के जो बुनियादी मुद्दे हैं उस पर भारतीय जनता पार्टी पूरी तरीके से फेल हो चुकी है। उस पर बात नहीं करना, तो हमने यहाँ घोषित कर दिया, हमने वहां घोषित कर दिया। ये भी सच्चाई नहीं है संजय जी की कई लोगों ने इनके टिकट पर चुनाव लड़ने से इनकार कर दिया? क्या ये भी सच्चाई नहीं है संजय जी की यहाँ कानपुर के अंदर
भारतीय जनता का पार्टी का प्रत्याशी उतरना था ट्रेन से, कार्यकर्ता उसको पहचान नहीं पाया, किसी और को माला डाल दिया। तो ये सब सच्चाइयों से मुंह नहीं मोड़ा जा सकता है संजय जी। ये सवाल पूछे जाएंगे, आप नहीं पूछेंगे, हम पूछते रहेंगे कि आखिर प्रधानमंत्री जी किन मुद्दों को लेकर चुनाव में लड़ने जा रहे हैं। 10 साल का हिसाब किताब देंगे या कोई भागलोबाजी करेंगे, या क्या करेंगे? इन सब सवालों का जवाब कौन देगा? तमजीद साहब, सवाल पूछना आपका हक है, निश्चित तौर पर आप पूछेंगे, शशिकांत जी आपका जवाब भी देंगे। लेकिन मेरा मकसद ये था, लोकतंत्र का महापर्व होता है और हर एक सियासी दल दमखम के साथ जब मैदान में होती है ना, तो जनाधार को अपने खेमे में करने की कोशिश होती है। आप लोग क्या कर रहे हो भाई? एक गांधी मैदान बिहार में इंडिया गठबंधन की रैली हो गई, एक महाराष्ट्र में हो गई। भाई आप भी तो जवाब दो ना इन सियासी मंचों से। नहीं, क्या जवाब नहीं दे रहे भाई? हम तो पूछ रहे हैं ना, विपक्ष के नाते होते हुए हम लोग तो सवाल पूछ रहे हैं। हम लोग तो लगातार ये सवाल पूछ रहे हैं भारतीय जनता पार्टी से, भाई आपने 10 सालों में आप छोड़ दीजिए कि हमारे आरोप क्या है। हम तो सवाल ये पूछ रहे हैं कि 10 सालों में आपने जो वादे किए थे, क्या वो पूरे कर दिए? क्या आपने वादे किए थे? क्या किसान अगर दिल्ली आएगा तो आप उनके रास्तों में किलो बिछा दोगे? क्या आपने ये वादा किया था कि अगर देश की बेटियां अगर अपने इंसाफ मांग लेंगे, जंतर मंतर पे धरना देंगे तो आप उनको बूटों से रौंद दोगे? क्या देश के युवाओं से आपने ये वादा किया था कि आरओ की परीक्षा हम लिंक करवा देंगे और अगर पेपर भर्ती के लिए आप लोग आंदोलन करोगे तो हम आपको लाठियों से पिटवाएंगे? क्या आपने पिछड़ों से ये वादा किया था कि 69,000 भर्तियों अगर आपके खिलाफ आपका कोटा नहीं पूरा किया जाएगा तो आप उसके खिलाफ आंदोलन करोगे तो आपको लाठियों से रौंदा जाएगा? क्या भारतीय जनता पार्टी ने ये वादा किया था देश के साथ? ठीक है, पहले चरण में शशिकांत जी को जोड़ लेते हैं। पूछ रहे हैं, हर जगह पूछेंगे, आपके चैनल पे भी आके पूछेंगे। बिल्कुल बिल्कुल, आपका हक है, आपका हक है, आप सवाल पूछें। तमजीद जी पहले चरण में जोड़ लेते हैं। शशिकांत जी भाई, सुन लिया आपने कांग्रेस का तर्क, जवाब दीजिए और अपना पक्ष भी रखिए। देखिए, इन्होंने कहा कि ये लोग क्या बताने जा रहे हैं, मोदी जी क्या बताएं। देखिए, भारतीय जनता पार्टी का कल्चर बताना नहीं है, ये कांग्रेस का कल्चर होगा कि घोषणा पत्र बता देते हैं। भारतीय जनता पार्टी कल्चर ये है कि जनता से हम उनकी राय लेते हैं, उनके आदेशों को हम लेते हैं, वो संग्रहित करते हैं और उसको अपना घोषणा पत्र मानते हैं। एक बात। दूसरी बात, घोषणा पत्र में बताने की बात है तो विकसित भारत कैसे होगा? विकसित भारत हमारा घोषणा पत्र है। किस प्रकार से हम देश को आगे ले जाएंगे, किस प्रकार से हम भ्रष्टाचार मुक्त करेंगे। जिस प्रकार से मोदी जी ने कहा तो कि ये 10 साल तो ट्रेलर रहा है, फिल्म अभी बाकी है, आगे अभी जनता की बहुत सेवा होनी है, देश में बहुत सुधार होने हैं। किस प्रकार से भ्रष्टाचार और माफियाओं से जनता को किस प्रकार से निजात इस 10 साल में मिला है और किस प्रकार से व्यवस्था सुधरी है। जो व्यवस्था, सार्वजनिक व्यवस्था प्रणाली कितना बिगड़ा हुआ था, उसको जिस प्रकार से मोदी जी ने सुधारा है, उस प्रणाली को और आगे दुरुस्त करते हुए जनता की सेवा की जाएगी। ये बता देना कि हम ये करेंगे वो करेंगे और करना कुछ नहीं, ये पहली बार देखिए देश विदेशों के अखबारों में छप रहा है कि मोदी सरकार वो है। दक्षिण भारत की एक मैगजीन ने, तमिल मैगजीन ने पूरा छापा है कि मोदी जी पहले प्रधानमंत्री हैं जिनकी सरकार ने सारे वादों को पूरा किया है। वो मैगजीन आप मंगा सकते हैं, पढ़ सकते हैं। तो इस प्रकार से देश विदेश में चर्चा हो रही है, दूसरे देशों में चर्चा हो रही है कि मोदी मॉडल क्या होना चाहिए। दूसरे देश के लोग स्टडी कर रहे हैं, सीख रहे हैं, चुनाव पर नजर लगाए हुए हैं। मोदी जी एक ही घोषणा पत्र है विकसित भारत, उसमें सारे घोषणा पत्र आ जाते हैं। सारी व्यवस्थाओं को दुरुस्त करके देश आगे बढ़ेगा, वो विकसित भारत होगा। ये पहला घोषणा पत्र है और जल्दी आपको घोषणा पत्र मिल भी जाएगा, उसमें देरी की बात नहीं। चंचल जी, एक वाक्य आया शशिकांत जी की ओर से कि मोदी जी अपने आप में घोषणा पत्र हैं। भाई आपकी प्रतिक्रिया जानना चाहेंगे। और निश्चित तौर पर ये जो पहले चरण का 102 लोकसभा सीटों पर चुनाव होना है, जिसमें यूपी की भी 8 सीटें हैं, 2019 का जो चुनाव परिणाम है वो बेहद चौंकाने वाला है। जैसा कि मैंने आपको बताया था कि 102 में से 77 बीजेपी के कोटे में, एनडीए के घटक दलों के पास 24, एक का परिणाम आया नहीं था। यानी इंडिया गठबंधन या तत्कालिक यूपीए की बात की जाए तो वो 0 सीट पर थी। यहाँ तो और दमखम लगाने की आवश्यकता है, जैसे मोदी जी ने दक्षिण भारत में दमखम अपनी ताकत झोंक दी। आप लोग तो कुछ कर ही नहीं रहो साहब। देखिए संजय जी, बहुत सारी बातें मैंने सुनी शशिकांत जी से। उन्होंने कहा कि मोदी जी का लेटर छप रहा है तमिल में। दुनिया में आज हिंदुस्तान की भ्रष्टाचार के ऊपर चर्चा हो रही है। अगर कोई हिंदुस्तान के इतिहास में अगर कोई अभी तक की सबसे भ्रष्ट सरकार अगर कोई रही तो भारतीय जनता पार्टी सरकार रही है।
और सोचिए प्रधानमंत्री जी क्या बोलते थे भ्रष्टाचार के ऊपर 2013-14 में। मैं भी सुन रहा था, कई सारे टीवी डिबेट्स यूट्यूबर्स चला रहे थे कि 2013-14 में मोदी जी बोलते थे ना कि बहुत ही भ्रष्टाचार पे वार, अब की बार मोदी सरकार। तो ये बहुत सारी बातें सुनते थे, लोग विश्वास करते थे। अब मोदी जी का विश्वास डगमगा गया है। आम जनमानस में ये चर्चा है कि अब भरोसा नहीं रहा आम जनता का मोदी जी के ऊपर। इसलिए प्रधानमंत्री सीना ठोक ठोक के कहते हैं कि मोदी की गारंटी है। मैं कहता हूं आप मुझे बताओ, अगर ये मोदी की गारंटी है तो मैं आपके चैनल के माध्यम से दिखाता हूं। आप ये देख लो, ये मेट्रो, पूरे दिल्ली की मेट्रो जो है, सारी मेट्रो पे इन्होंने क्या कर रखा है, मोदी की गारंटी, मोदी गारंटी। पूरे दिल्ली में प्रचार प्रसार, इतना हजारों करोड़ रुपए खर्च करके प्रधानमंत्री जी मोदी गारंटी दे रहे हैं। और सोचिए यार, कोई निकलता घर से बाहर, उसको होर्डिंग, बैनर, पोस्टर, होर्डिंग, ये चुनाव आचार संहिता की, आप सोचिए क्या कर रहे हैं। आप देख सकते हैं ये चैनल के माध्यम से, बहुत अगर आपके पास होगा डिटेल्स मेरे ख्याल है। और सच बताऊं, आपने कहा कि विपक्ष क्या कर रहा है, मैं तो आपसे करना चाहता हूं, मैं देख रहा हूं कि इतना बड़ा मुद्दा है, इतना बड़ा मुद्दा है, किसी को नौकरी के बदले आपने देखा होगा संजय जी, किसी को नौकरी के बदले जमीन की बात आती है, जेल चला जाता है। किसी को घूस देने की बात आती है, हमने 100 करोड़ रुपए लाकर दे दिया इनको, 100 करोड़ के बाद पहुंचा नहीं, उसके आधार पे अप्रूवर बना करके उसको जेल में भेज दिया था मुख्यमंत्री को। ये सरेआम लोकतंत्र की हत्या हो रही है। और मैं आपको बता दूं, ये हिंदुस्तान के इतिहास में ये भी लिखा जाएगा, जो अमृत काल नहीं बल्कि विष काल है ये। और अगर बीजेपी के अंदर तनिक भी नैतिकता बनी अगर होती, आप सोचिए बड़े बड़े टेंडर में बड़े बड़े घोटाले हो रहे हैं, आपको जान लीजिए। आज अगर पूरे हिंदुस्तान की डायरी लेके आए हैं, मैं डायरी में, मेरे पास डायरी है, आप ये सोच लीजिए कि जितने भी कंपनियों के ऊपर ईडी ने जांच करी, वो सारी की सारी कंपनियों ने चंदा दिया है। चंदा दो धंधा लो, चंदा दो धंधा लो। मोदी जी कहते थे कि भ्रष्टाचार मुक्त भारत बनाएंगे। आप मुझे बताओ संजय जी, आपको भी पत्रकारिता करने में कठिनाई होती होगी, जब प्रधानमंत्री जी मन से बोलते हैं कि 70,000 करोड़ के घोटाला की बात करते हैं और कहते हैं नेशनल करप्ट पार्टी की बात करते हैं, उसी आदमी को लाकर अगले दिन मुख्यमंत्री बना देते हैं, उप मुख्यमंत्री बना देते हैं। और आपने एक दो उदाहरण नहीं है, आपका हेमंता बिस्वा शर्मा के ऊपर बकायदा बुकलेट जारी करी थी आदरणीय अमित शाह जी ने, आपको याद होगा, उनको मुख्यमंत्री पद से नवा दिया गया। और आप सोचिए भ्रष्टाचार की इबारत लिख रही है, भ्रष्टाचार की इबारत लिखी जा रही संजय जी। और मैं आपको बताऊं, आने वाले इतिहास, आने वाले काल में, आने वाले समय में इतिहास ये भी लिखेगा कि किस तरीके से एक प्रधानमंत्री जो है, एक प्रधानमंत्री देश को कितने दुश्वारियों में लाके खड़ा किया। चंचल, पहले चरण में मैं ये जानना चाह रहा हूं कि भाई अखिलेश यादव जी, राहुल, प्रियंका, ये साझा रैलियों का दौर मैं उस पे आ रहा हूं, मैं आ रहा हूं। अभी आपने कहा विकास की बात करी कि मोदी जी जो कहे थे पूरा किए। मैं आपको बताता हूं कि इन्होंने हर साल 2 करोड़ रोजगार की बात कही थी, 2022 तक गंगा सफाई की बात कही थी, 2022 तक हर गरीब को पक्का मकान की बात कही थी, 100 दिन के अंदर काला धन की बात कही थी, 100 दिन के अंदर काला धन आ जाएगा, हर एक भारतीय को 15-15 लाख रुपए मिल जाएगा। और विदेश में आज के समय 2.5 गुना ज्यादा काला धन बढ़ गया है। उसके अलावा हर एक आदर्श आयुष्मान भारत, मैं सब बता रहा हूं ना, इन लोगों का भी थोड़ा जिक्र, मैं जिक्र कर रहा हूं, सुनिए ना। आपको आदर्श गांव याद होगा, मैं बता रहा हूं, तिवारी जी बैठे हैं, आपके चैनल के माध्यम से चैलेंज कर देता हूं, और आपका अगर वहां रिपोर्टर होगा उसको भेज दीजिएगा। कल जयापुर गांव जो प्रधानमंत्री जी ने आदर्श गांव बनाया था, उस गांव की हालत देख लीजिए, वीडियो आ रही है आजकल, देखा होगा आपने। उसके अलावा 17 स्मार्ट शहर हमारे उत्तर प्रदेश में बन गए थे, 17 नगर निगमों बीजेपी का कब्जा है। आज स्मार्ट सिटी के नाम पे कोई ऐसा रोड आप निकल जाओ यहां से लखनऊ में संजय जी, जिस रोड में गड्ढे ना हो, ये सरकार पूरे पैसे खा गई। अब मैं आता हूं प्रधानमंत्री जी, मुख्यमंत्री जी के ऊपर। मुख्यमंत्री ने क्या कहा, उत्तर प्रदेश आज नंबर 1 बन गया है। उत्तर प्रदेश नंबर 1 किसमें है, महिला अपराध में नंबर 1 है, बलात्कार में नंबर 1 है, कस्टोडियल डेथ में आ रहा, उस पर बता रहा हूं मैं, पहले के जवाब दूं ना, जो आपने देखिए पेपर लीक मामले में नंबर 1 है। और सुनिए, पिछड़ों के साथ अन्याय करने में नंबर 1 है। बीजेपी के इतने पिछड़े समाज के नेता हैं, उनकी हिम्मत नहीं है, उनकी हैसियत नहीं है, अगर एक बार अगर पिछड़ों का अन्याय हो जाए, एक शब्द को बोल दें। जैसे आपको अब जरा वो भी बता दो, नहीं मैं प्रत्यारोप तो हो गया नहीं, जरा ये बता दो कि अभियान आप लोग कब से शुरू कर रहे हो? 69,000 शिक्षकों की भर्ती में आरक्षण घोटाला हुआ, उसके शब्द पिछड़े समाज को कोई एक नेता नहीं बोल सकता है। अब मैं जवाब देता हूं आपका, सुन लीजिए, आपने जो सवाल किया, प्रियंका, राहुल, अखिलेश जी कब शुरू करने जा रहे हैं अपना चुनावी मुहिम? संजय जी निश्चिंत हो जाइए, यूपी में आपने देखा होगा कांग्रेस से लेकर के हमारे उत्तर प्रदेश में आदरणीय अखिलेश यादव जी लगातार रणनीति बन रही है। और आपने देश बचाओ देश बनाओ, हम लोग गांव-गांव तक पहुंचे। सवाल तो यही है ना भाई, गांव-गांव तक रणनीति बन रही है, वो सामने कब आएगी जनता के? अरे आप परेशान मत होइए, आप अपना काम करिए। जो मैं बता दूं आपके समय में, मैं आपको तो धन्यवाद करता हूं, लेकिन पूरे देश की स्ट्रीम मीडिया एक बार भी इलेक्टोरल बॉन्ड के ऊपर चर्चा नहीं कराई, एक भी चैनल बता दीजिए आप। और मैं आपसे भी कहता हूं, नहीं मैं आपसे भी करना चाहता हूं। और अभी आपने देखा सोनम वांगचुक ने, जिसने 20 दिन लगातार आमरण अनशन पर बैठा रहा बंदा हो, लेकिन इस देश की मीडिया ने सर माना चाहिए कि हिंदुस्तान का जो देश का चौथा लोकतंत्र है, चौथा स्तंभ है लोकतंत्र का, चौथा स्तंभ है, लेकिन उसके ऊपर डिबेट नहीं की। आप लोगों ने मुझे एक सवाल का
हैदर के ऊपर, सुन लीजिए, चंचल, आप लोगों ने चंचल, सीमा हैदर के मेरा- ऊपर पूरे मेरा ये हिंदुस्तान में, मुद्दा नहीं है। पूरी बात सुनिए, मैं जो पूरे पूछ रहा हूं, हिंदुस्तान में सीमा हैदर के आरोप- ऊपर हजारों डिबेट कराई होगी सारे चंचल, चैनल में मैं मिलकर आरोप के। प्रत्यारोप पे जाऊंगा, लेकिन मेरा सवाल सिंपल है कि भाई योगी जी अपना रैलियों का सिलसिला शुरू कर चुके, जनता के बीच में वो आ गए। मोदी जी 30 तारीख को मेरठ से शुरू करने जा रहे हैं अपनी मुहिम। आपका मुहिम कब शुरू होगा भाई? इंतजार राहुल करिए, प्रियंका, थोड़ा हम सा तो इंतजार इंतजार करिए। कर रहे हैं ना कि नहीं, सूची संजय आए। जी, इंतजार करिए। हम लोग गांव गांव तक पहुंच रहे हैं, घर घर तक पहुंच रहे हैं। हमारा कार्यकर्ता, बूथ कार्यकर्ता, सेक्टर प्रभारी, जोन प्रभारी, विधानसभा अध्यक्ष गांव गांव तक पहुंचकर एक एक आदमी को टच कर रहा है। ठीक अब है। बीजेपी के काले कारनामों को आम जनमानस तक, घर घर तक पहुंचा रहे हैं। बहुत किस बढ़िया। तरीके से चलिए, आपने रजनीकांत डीजल जी को पेट्रोल जोड़ें। आपने महंगा कर दिया, सारी चीजें अब महंगा कर रजनीकांत दी। जी को पहले जोड़ लेते हैं। आरोप प्रत्यारोप अपने जगह है। मेरा सवाल ये था कि भाई एक तरफा माहौल नजर आ रहा है कि नहीं, सिर्फ आपके भारतीय स्टूडियो में जनता दिख रहा है पार्टी तरफा के बारे- माहौल। नहीं, बाहर नहीं, जनता में जाइए अरे ना आप। जनता के बीच अरे रैलियों जनता की में बात जाइए कर रहे आप। हैं। नहीं, नहीं, रैली संजय जी। बहुत बड़ा एक जरिया होता है ना, ना, जनाधार संजय जी को अपने सुनिए, साथ लाने ना, का। ना, ना, आप जनता में, हम रजनीकांत लोग जी, जनता में एक एक आदमी को टच कर रहे हैं। रजनीकांत जी, यही सवाल आपसे भी है। हालांकि आप बहुत सीमित जगहों पर चुनाव लड़ रहे हैं, लेकिन राष्ट्रीय लोकदल का अपना एक वजूद है किसानों के बीच में, और पूरे देश की सियासत को कहीं ना कहीं आप प्रभावित करते हैं। तो भाई आपके जयंत चौधरी कब इस मुहिम में शामिल होंगे? देखिए, जयंत चौधरी जी तो लगे हुए हैं, उनका कार्यक्रम निरंतर चल रहा है, जी। चुनाव के घोषणा से पहले भी और चुनाव के घोषणा के बाद भी। हम लोग पहली साझा रैली मेरठ में 30 तारीख को करने जा रहे हैं, जिसपे अच्छा, जिसमें प्रधानमंत्री जी जयंत चौधरी जी और प्रधानमंत्री जी मंच पे होंगे। और एक कमेटी बनी है जिसमें हम लोगों ने एक समन्वय समिति बना के भाजपा के कार्यकर्ताओं के साथ और राष्ट्रीय लोकदल के कार्यकर्ताओं के साथ जितने भी एनडीए घटक दल के लोग चुनाव लड़ रहे हैं उनको जिताने का काम कर रहे हैं, कर रहे हैं, प्रचार में लगे हुए हैं। और जैसी जहां जरूरत पड़ रही मेरे वर्करों की, अगर वहां के जो चुनाव लड़ रहे हैं उन लोगों का वो है तो वहां सभी जा रहे हैं। और इसकी आगाज 30 तारीख से एकदम क्लियर हो जाएगी उस रैली से, जो 30 मार्च को होने वाली है। अभी देखिए, आज हमारे बिजनौर में प्रचार दाखिला था, यहाँ के उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य जी गए थे पर्चा दाखिला कराने। तो एक हम ये कह रहे हैं कि देखिए, रणनीति बननी चाहिए और रणनीति क्रियान्वय होनी चाहिए। जी। जो अभी हमारे भाई चंचल भाई कह रहे हैं कि सब दिखाई देगा, तो ये तो दिखाई दे जाना चाहिए, अब तक दिखाई दे जाना चाहिए। तो ये कमी कि ये गिनाना वो गिनाना, ये सब चीजें करना और अपनी बातों को कि नहीं नहीं हम कर रहे हैं, अरे करिए। चुनाव है, लड़ाई है, आमने सामने दो दो हाथ होती है, लड़ाई इसी बात की होती है कि आदमी खड़ा होता है, कोई हारता है, कोई जीतता है, हर आदमी अपनी बात कहता है। लेकिन आप बात कहने में भी नहीं दिखाई दे रहे हैं। जो भी आपने कहा कि एक तरफा दिखाई दे रहा है, तो ये बात आपकी सही है। देखिए, हमेशा विचार बन रहा है। अभी आज अखिलेश यादव का एक वो है कि अभी कांग्रेस के साथ बात हो गई, अब टिकटों का दौर शुरू होगा, अब टिकट बांटे जाएंगे, अब टिकटों पे चर्चा होगी। अभी देखिए, अब कहीं कहीं दो दो प्रत्याशी खड़े हो जाएंगे। अरे भाई, मेरा तो यही कहना है कि भाई जनता इंतजार करती है। तो अगर उसके दिमाग में कांग्रेस को कोई विकल्प चल 17 भी रहा होगा, आप सीटें, सामने नहीं होगे तो विकल्प माननीय कहाँ से अखिलेश जी ने सोचेगी कांग्रेस जनता? को 17 सीटें दे दी, अभी इनके कोई उम्मीदवार का डिसीजन नहीं है। तो ये दूसरे पर आरोप लगाना ये ठीक बात नहीं है। और जहां तक आप रालोद की बात करें, रालोद भाजपा के साथ कंधा से कंधा मिला के हमारे सारे वर्कर्स जहां भी हैं, हम 400 पार की लड़ाई में उनके साथ है। उत्तर प्रदेश में हमारा जनाधार है, मैं पूरे उत्तर प्रदेश में उनके साथ लगा हूं, तमजीद जी, खासतौर से पश्चिमी उत्तर प्रदेश में। भाई आपके पास चलेंगे हम। तमजीद जी, सवाल ये है कि पहले चरण में जो 102 लोकसभा सीटें हैं, पिछले 2019 का आंकड़ा आपके पास होगा। निश्चित तौर पर एक मजबूती के साथ इंडिया गठबंधन खड़ी हुई थी विकल्प के तौर पे, लेकिन उसमें बिखराव का दौर चल रहा है, आपस में अंतर कलह सबसे छुपा नहीं है। मैं सवाल पूछूंगा तो फिर आप बोलोगे कि राजन जी आप तो क्या गोदी मीडिया, सोकॉल्ड गोदी मीडिया का नाम दिया जाता है। एक भी सीट आपके खाते में नहीं थी। दक्षिण भारत में जो हालत बीजेपी की थी, मोदी जी वहाँ गए, 77 दिन में 23 से ज़्यादा सभाएं कर दिए। आप लोग भाई उत्तर भारत में क्यों नहीं ताकत झोंक रहे हो कि कम से कम 2019 का जो चुनाव परिणाम था उसमें कुछ तो परिवर्तन आए? याद है मुझे 2014 का भी डाटा याद है, मुझे 2009 का भी याद है, मुझे 2004 का याद है, लेकिन हो सकता है आपको सिर्फ 2019 का ही डाटा याद है। नहीं, मैं लोकसभा चुनाव है इसलिए मैं पिछला लेके चल रहा हूँ। अभी विधानसभा का करके क्या फायदा होगा?
नहीं, मैं विधानसभा की नहीं, मैं लोकसभा की बात कर रहा हूँ। आपको 2019 का डाटा याद है तो मुझे 2014 का भी याद है, 2009 का भी याद है, 2004 उत्तर का भी याद प्रदेश है, में 1984 का भी याद है। एनडी तिवारी के पहले का भी हमको डाटा याद है, केवल यही मैं कांग्रेस ही कहना होती चाह रहा हूँ थी। संजय जी, इसी वजह से मैं कहना चाह रहा हूँ ना कि इसको पिक एंड चूज मत कीजिए। नहीं, पिक एंड चूज ये नहीं कर रहा हूँ, मैं कह रहा हूँ कि आप मेरी लोग बात भाई सुनिए, ताकत सुनने क्यों नहीं दीजिए झोंक भाई। रहे हो जनता के बीच में। मेरी बात सुनिए ना, मैं आपको जवाब दे रहा हूँ। अब आपका सवाल हो गया, मैं जवाब मुझे देने जी दीजिए। जी। ठीक है, तो मुझे सारे डाटा याद है। लोकतंत्र में जनता सबसे ऊपर होती है। ये तो पहली बार ऐसा हुआ कि भारतीय जनता पार्टी ने ऐसी तानाशाही व्यवस्था कायम की है कि जिसपे उन्होंने जनता को भी खुद के ऊपर मान लिया है। वरना लोकतंत्र में यही माना जाता है कि जनता सबसे ऊपर होती है। तो 2019 में हमने शायद उतना अच्छा काम नहीं किया, हमें सत्ता से बाहर हो गए, हम चुनाव नहीं जीत पाए, 2014 भी नहीं जीत पाए, 2004 में हमारी सरकार बनी। तो निश्चित रूप से संजय जी, ये कोई आप इस चीज को बेंचमार्क मान के नहीं बैठ सकते कि 2019 में उनको इतनी सीट मिली तो 2024 में उनको इतनी सीटें मिलेंगी। भारतीय जनता पार्टी ने जिस तरीके से इस देश के अंदर एक तानाशाही व्यवस्था कायम की है, जिसका परिणाम आप लोग भी भुगत रहे हैं, हम लोग जानते हैं, हम लोग को पता है कि किस तरीके का दबाव आप लोग के ऊपर है। वरना ऐसी पत्रकारिता किसी दौर में नहीं देखी गई कि आप लोगों ने बिल्कुल से विपक्ष को बिल्कुल नहीं, डिस्कार्ड कर मेरे दिया हो। ऊपर किसी का दबाव नहीं चलता नहीं है। नहीं, आप संजय जी, मैं आपकी बात नहीं कर रहा हूँ पर्सनली। आप तो बहुत आपको तो देख के हम लोग मानते हैं कि आप बहुत निर्भीक पत्रकार हो। जिस तरीके के डिबेट का आप लोग सब्जेक्ट चुनते हो तो हम लोग ये मान के चलते हैं कि बहुत निर्भीक पत्रकार हो। आपके ऊपर सवाल नहीं कर रहा हूँ मैं जी। लेकिन जिस तरीके से इस तरीके से पोस्टराइजेशन चल रहा है देश के अंदर मीडिया में, इंडिया गठबंधन की रणनीति काम नहीं कर रही, इसकी ये काम नहीं कर रही, इसकी वो नहीं काम कर रही है। अकाली दल छोड़ के चला गया, अभी कहीं किसी मीडिया ने डिबेट करने की हिम्मत दिखला पाई? अभी 2 दिन पहले अकाली दल से बातचीत चल रही थी भारतीय जनता पार्टी की, अचानक से खत्म हो गया। जेजेपी छोड़ के चली गई, कहीं कोई बहस हो पाई? एआईएडीएमके भारतीय जनता पार्टी को छोड़ के चली गई, कहीं बहस हो पाई? गौतम गंभीर, जयंत सिन्हा ने बाकायदा ट्वीट करके कहा कि हम भारतीय जनता पार्टी के टिकट पे चुनाव नहीं लड़ेंगे। पवन सिंह ने टिकट मिलने के बाद कहा कि हम चुनाव नहीं लड़ेंगे। पचौरी जी ने कहा कानपुर से हम टिकट चुनाव नहीं लड़ेंगे। न जाने कितने ऐसे सांसद हैं जिन्होंने चुनाव लड़ने से भारतीय जनता पार्टी के टिकट पे मना कर दिया। आप क्या बात कर रहे हैं इस समय संजय जी? हम लोग कुछ भी बहस करें, लेकिन देश की जनता अपने बुनियादी मुद्दों पे बात करना चाह रही है, जिससे भारतीय जनता पार्टी भाग रही है। अभी भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता से आपने सवाल किया तो विदेशों की मैगजीन की बात करने लगे। आप समझ सकते हैं कि इनके पास हम तो भाई उसी मंच की वकालत कर रहे हैं ना तमजीद, कि आम जनता को समझ में भी आए कि कोई विकल्प है जो हमारे साथ ताकत बन के खड़ी है। वो मंच ही कहीं नजर नहीं आ रहा है ना भाई, यही तो सवाल मेरा है। देखिए एक बात समझिए, मैं क्या कह रहा हूं आपसे कि शौक दीदार अगर है तो नजर पैदा कर। अब आप लोगों के अंदर वो शौक ही नहीं है, आपके अंदर शौक ये है कि हमें भारतीय जनता पार्टी की अच्छाई देखनी है। आपको ये नजर आ गया कि मेरठ में एक रैली कर दी, आपको ये नजर नहीं आया कि हम लोगों ने बिहार में कब रैली कर दी थी, आपको ये नजर नहीं आ रहा है कि मुंबई में कितनी बड़ी रैली, ऐतिहासिक रैली राहुल गांधी जी के नेतृत्व सारे इंडिया घटक दलों ने कर दी, ये नजर नहीं आ रहा है। नहीं, मैं बार ये जिक्र करता हूँ कि गांधी मैदान और मुंबई के अलावा भी कोई तीसरी रैली नजर नहीं आ रही है। नहीं तो आप क्या और तमजीद, मुझे अफसोस तो तब होता है जब मुझको बताना पड़ता है कि महिला नहीं, सुनो तमजीद, मैं बता रहा हूँ, मुझको तब अफसोस होता है जब कांग्रेस प्रवक्ता को मुझे ये बताना पड़ता है कि महिला न्याय योजना क्या है, किसान न्याय योजना क्या है। मैं बताता हूं तब उनको याद आता है कि हाँ, कांग्रेस ने ऐसी भी कोई योजना घोषणा की है। आप बताइए, ये आपका दायित्व है। आप हमारे ऊपर कोई एहसान नहीं कर रहे हैं कह के संजय जी, ये आपका दायित्व है। अगर लोकतंत्र में एक खंभा विपक्ष है तो एक खंभे आप भी हैं। आपको एहसान नहीं कर रहे हैं, आपको बताना चाहिए। निश्चित रूप से आपको सवाल पूछना चाहिए भारतीय जनता पार्टी से कि आप किन मुद्दों को लेकर चुनाव पे लड़ने जा रहे हैं। भाई आप सिर्फ ये ढोल बजा के ये नहीं बच सकते कि मोदी जी की रैली मेरठ में होने वाली है। भाई क्या रैली होने वाली है, किन मुद्दों पे बात होगी? अभी भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता ने, कम से कम मैं उनका शुक्रिया अदा करता हूं कि उन्होंने ये मान लिया कि घोषणा पत्र हम लोग जारी नहीं करते हैं, घोषणा पत्र जारी नहीं करते क्योंकि अब हिम्मत भी नहीं है। उन्होंने ये बोला कि मोदी जी खुद घोषणा पत्र और संकल्प पत्र जल्द जारी हो जाएगा, आप तक पहुंच जाएगा। कम से कम इतना तो नैतिकता उनके अंदर बची है कि कम से कम आज चैनल पे इन्होंने एक्सेप्ट कर लिया कि हमें जनता को कोई घोषणा पत्र हम नहीं देते, हम कोरी बकवास करते हैं जनता के बीच में जाके। आज 10 साल के बाद जनता उनसे सुनना चाहती है जो 10 साल पहले मोदी जी ने जो वादा किया था इस देश के साथ, 2 करोड़ रोजगार हर साल, किसानों की आय दुगनी, मिनिमम गारंटी, बिजली माफ, सिलेंडर का दाम हाफ, पेट्रोल इतना, डीजल का दाम इतना, डॉलर का रेट 59 से 50 रुपए, 35 रुपए, पता नहीं क्या क्या वादे इन्होंने देश की जनता के सामने किए थे। जवाब देते हैं शशिकांत जी, भाई तमजीद जी का जो आरोप है उसका सीधा जवाब दे दीजिए, टू द पॉइंट। साहस नहीं है। कितनी बड़ी स्वीकृति भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता ने की, इनको अपना स्वीकृति अपना इनको अचीवमेंट बताने के लिए विदेश की जो पत्रिका है उसका सहारा लेना पड़ रहा है। ठीक है तमजीद जी, आपके आरोपों का जरा जवाब लेते हैं। शशिकांत जी
जो आरोप लगाया तमजीद जी ने, पॉइंट टू पॉइंट आप उनका जवाब दे दीजिए। ऐसा है संजय भाई कि ये कांग्रेस के जो साथी हैं ये सारा फोकस आप जैसे मीडिया के लोगों पर है, इनका फोकस, और भारतीय जनता पार्टी इनका फोकस जरा भी अपने ऊपर नहीं है। ये जब आप कोई भी प्रश्न पूछते हैं तो ये तैस में आ जाते हैं। अरे अब सुन लीजिए, अब सुन लीजिए, अब सुनिए, अब आप मत बोलिए, अब आप मत बोलिए, बताइए ना, सुनिए। तो अगर आप कोई भी प्रश्न पूछेंगे तो भरे बैठे हैं, ये आप पर खींच निकालेंगे। एक तो ये लगता है आपने किसानों की आय दुगनी कर दी, क्या भाई, किया आपने ये बताइए। हाँ जवाब ले लो, यहाँ पे जवाब ले लो, हाँ जवाब दे दो। दूसरा, इनको यह चिंता है कि भारतीय जनता पार्टी ने तमाम जगहों का नाम लेते हुए इन्होंने कानपुर का नाम लिया कि वहां पे पचौरी जी को टिकट ना दे करके टिकट बदल दिया। इनको यह चिंता नहीं है कि आपके कांग्रेस के इतने बड़े नेता अजय कपूर क्यों चले गए भारतीय जनता पार्टी में, क्या कमियां हैं कांग्रेस में जो इतने बड़े बड़े नेता उत्तर प्रदेश के और दूसरे देश के सब नेता आपको छोड़कर चले जाते हैं, इसकी इनको जरा भी चिंता नहीं है। आपको चिंता करना चाहिए कि राहुल गांधी जो है केरल से और जम्मू कश्मीर तक पैदल चले, या नागालैंड और उत्तर से पूर्व से लेकर गुजरात तक चले, या कोई फुस हो गया, रैली फुस हो गई, क्या कारण है? जनता आपको नोटिस नहीं कर रही है। ये खींच केवल मीडिया पर उतार लेना, भारतीय जनता पार्टी की केवल कमी निकालना, यही काम बचा हुआ है। कोई बात नहीं करेंगे, इंडी गठबंधन के लोगों के पास कोई अपना, अरे भाई आप तो बोलने नहीं दे रहे हैं। आप सुनिए जरा, धैर्य बना के रखिए। क्या किया और क्या करेंगे आपके टाइम में, एक एक करके, एक करके बता ही नहीं पाएंगे। आपसे ले लेंगे, जवाब ले लेंगे। हाँ शशिकांत जी को बोल दीजिए, फिर मैं बोलता हूँ। हाँ, इनको अपनी चिंता नहीं है, इनके पास अपना कोई प्लान नहीं है, देश को कहां ले जाना है इसकी कोई इनके पास रोड मैप नहीं है, इनके पास कोई ना तो कोई प्लान है, ना कोई बात है, जनता से कुछ कहने के लिए इनके पास कुछ नहीं है, और ना जनता इनको सुनने को तैयार है। इंडी विपक्ष का काम है केवल भारतीय जनता पार्टी में कमियां निकालना। ये कमी निकालना है कि उस सीट पे टिकट बदली, ये कमी बता रहे हैं। अरे अपना देखो ना भाई, आपके सीटों पे क्या हो रहा है। आप समाजवादी पार्टी में, रामपुर में, मुरादाबाद में क्या हो रहा है, आपके इंडिया अलायंस है, क्या हो रहा है, उस पे तो चिंता करते, उस पे थोड़ा आप लोग मनन करते। कानपुर में पचौरी जी का टिकट बदल के रमेश अवस्थी को दे दिया, इस पे आप बहुत चिंतित है। अरे भाई, जनता आपको सुनने को तैयार नहीं है, नोटिस नहीं ले रही है, और आप जो है भारतीय जनता पार्टी को यहाँ इतना बड़ा नेतृत्व पूरे, आप विदेश की बात क्यों न करूं, आज पूरी दुनिया मोदी के नेतृत्व में देख रही है कि किस प्रकार से भारत जो है विश्व गुरु बनने जा रहा है, सारे देशों को दिशा दे रहा है इस समय भारत, और आप कह रहे हैं विदेशों की बात ना करूं, क्यों ना करूं। आज पूरी दुनिया सुन रही है मोदी को, आप सुनने को तैयार नहीं है। आप सुनने को इसलिए तैयार नहीं है कि आपके पास कोई विजन नहीं है, आपके पास कुछ कहने को नहीं है, आपको कुछ करने को नहीं है। शशिकांत जैसी पार्टी को आप लोगों ने खत्म कर दिया, उसके बाद से आप कुछ करा रहे हैं। शशिकांत जी जो एक मिनट, तमजीद जी आपकी ओर से मैं सवाल पूछ ले रहा हूँ। शशिकांत जी, तमजीद जी का कहना था कि रोजी रोजगार को लेकर के जो आपने वादा किया था, किसानों को लेकर के जो आपने वादा किया था, उसमें आप बहुत पीछे हैं, ये आरोप है कांग्रेस का। नहीं, कतई पीछे नहीं है। किसानों की बात करें तो देखो, किसानों को आज भी कि उनके अकाउंट में पैसा दिया जा रहा है, मोदी सरकार ने ये काम शुरू किया, उनके अकाउंट में जाता है कि खाद बीज खरीद सकें, एक बात। दूसरी बात, एक इतनी अच्छी, मैं कृषि वैज्ञानिक रहा हूँ, अब सुनिए, हंसिए मत, हंसिएगा राहुल गांधी पर, यहाँ डिबेट में मत हंसिए, गंभीरता थोड़ा दिखाइए भाई। तो उन्होंने इतना बढ़िया कानून बिल लाए कि एक राज्य का किसान दूसरे बॉर्डर पे जा करके और अपना जींस बेच सकता है, अपना उत्पाद बेच सकता है। इन लोगों ने उसको करने नहीं दिया। इन लोगों ने जो वहां पे धरना करा करके और दिल्ली को घेर करके और तीनों कानून को वापस कराया, इतना बढ़िया कानून जिससे किसानों का विकास होता, किसानों की आय बढ़ती, इन्होंने काला कानून बता दिया। इनको काला कपड़ा पहन के घूमने वाले, राम मंदिर पे काला कपड़ा पहन के घूमने वाले, इनको क्या मालूम कि देश कैसे चलता है। हमारा देश जय श्री राम के भरोसे चलता है, हमारा देश जय श्री राम का नाम लेकर आगे बढ़ता है, हमारा देश जय श्री राम, किसान घर से निकलता है तो जय श्री राम नाम लेकर के और फसल बोता है, प्रकृति भी साथ देती है, और हमारा किसान जो है उसकी फसल भी ज्यादा उगती है और आय भी उसकी बढ़ती है। चलिए, आप लोगों को किसी मुद्दे पर कोई बात कहनी नहीं है, केवल विरोध करना है, केवल भारतीय जनता पार्टी कमी निकालनी है। ऐसे देश आगे नहीं बढ़ता है, भाई सीखिए दूसरे देशों से। चंचल, केवल भारतीय जनता पार्टी में कमी ही आपको नजर आती है? बहुत सारी मुझे तो योजनाएं दुख हैं, इस बात का है। करीब दर्जनों नहीं दर्जनों योजनाएं हैं
जिसको लेकर के चर्चाएं होती हैं। हमारा ये कहना है कि लोकतंत्र की, भारतीय लोकतंत्र की एक बेहतरी है, एक खूबसूरती है कि जो अच्छे काम होते हैं उसकी सराहना होनी चाहिए, जो गलत है उसका विपक्षी आलोचना करे। लेकिन यहाँ तो केवल आलोचना ही देखने को मिल रहा नहीं, है। संजय जी। मैं सिंपल एक सवाल आपसे पूछना चाहूंगा कि भाई रामपुर में क्या कुछ हो रहा है, मुरादाबाद में क्या कुछ हो रहा है। शशिकांत जी ने भी ये सवाल उठाया है। नहीं ठीक है। असमंजस के हालात तो दिख रहे हैं ना, तो रणनीति में कहीं ना कहीं कमी तो नजर आ रही है ये ना। संजय जी देखिए, आप पत्रकारिता करते हैं, मुझे आप इन्होंने भ्रष्टाचार के ऊपर बात कही, आपने इनसे सवाल पूछना चाहिए था कि आज पूरे दुनिया में अगर भ्रष्टाचार की चर्चा हो रही है, हिंदुस्तान के प्रधानमंत्री की चर्चा हो रही है, चुनावी दुनिया बॉन्ड में। को सुन लेकर के लीजिए, हम लोगों ने यस बहुत यस, सारी चर्चाएं आपसे की हैं। आप पूछना चाहिए इनसे सवाल कि भाई आप बताओ ऐसी कौन सी मशीन तुम बना के रखे हो। पहले अभी ये नहीं, सवाल का नहीं, मेरे जवाब नहीं, ले लेते संभवतः, तब उसके बाद हाँ आरोप पे ठीक जाते। है, मैं बताता हूँ, सुन लीजिए। आपने बात करी रामपुर और बात करी आपने मुरादाबाद की। दोनों हमारे जो सीटें हैं, देखिए पार्टी बड़ी है और आदरणीय नेता जी हमारे आदरणीय अखिलेश यादव जी विराट हृदय है, और जो हमारे यहाँ पार्टी गाइडलाइन जारी हुई है। अरे भाई आप एसटीएसएल सुन के लीजिए। समर्थक तो वहां पुतला फूक रहे नहीं हैं। सुन तो लीजिए, अरे पुतला तो बहुत फूका जा रहा है, पुतला तो आप तो दिखाई नहीं पाओगे कितना पुतला फूका जा रहा है। लल्लू सिंह जी गए थे अयोध्या में, दौड़ा ली जनता ने, आपने दिखा भी नहीं पाओगे। वरुण तो गांधी छोड़िए, का भी पीलीभीत, हाँ हाँ, मैं भी ठीक बता है। रहा हूँ, बहुत विरोध हो रहा है, अलग छोड़िए बातों को, तो चुनाव में चलता रहता है सब। मैं अभी जो आज के प्रमुख मुद्दे हैं, आपने कहा कि हमने मैनिफेस्टो बनाते हैं, जनता की राय से बनाते हैं। क्या जनता की राय थी कि भैया बताओ 60-70 रुपए वाला डीजल पेट्रोल 100 रुपए पार कर दिया आपने? क्या जनता की राय थी कि 400 रुपए गैस सिलेंडर 1100 पार कर दिया? क्या जनता की राय थी जो 2020 में, आप शायद सीएनजी डलवाते होंगे, 2020 में बता रहा हूं, 2014 की बात छोड़ दो आप, 2020 में 49 रुपए प्रति लीटर जो है सीएनजी का रेट था, और आज 100 पार कर गया है। तो ये जनता की राय है। ये तो प्रधानमंत्री जी लगातार केवल एजेंट के रूप में काम कर, अडानी अंबानी के एजेंट के रूप में काम कर रहे हैं। बता दो पूरे देश को बर्बाद करने में लगे हुए हैं। और जान लीजिए 155 लाख करोड़ रुपए का कर्जा प्रधानमंत्री जी ने ले लिया है, और जो 2014 से पहले इतने सारे मुख्य प्रधानमंत्रियों ने मिलकर के लिया था 54-55 लाख करोड़ रुपए कर्जा, प्रधानमंत्री 18-18 घंटे मेहनत करके, और कहते हैं एक अकेला सब पे भारी। पैसा कहां जा रहा है? केवल चुनाव प्रचार में। मैंने आपको दिखाया अभी वीडियो। आपको सवाल पूछना चाहिए कि बताओ अगर प्रधानमंत्री जी की इतनी महिमा है तो इतनी बड़ी बड़ी होर्डिंग, इतने बड़े बड़े पोस्टर, इतने बड़े पूरे मेट्रो पे, पूरे देश में इतने बड़े बड़े प्रोग्राम क्यों हो रहे हैं? अरे भाई एक बार प्रधानमंत्री बोल देते कि भाई मोदी जी की महिमा है, मोदी ने सबको काम दे दिया है, मोदी ने सबको विकास कर दिया है। मैंने इनसे सवाल पूछा था, बताओ 2 करोड़ रोजगार क्या हुआ? हम लोग पढ़ते थे इलाहाबाद यूनिवर्सिटी में, हर साल रेलवे की भर्तियां 4-4, 5-5 होती थी, हर साल एसएससी की परीक्षाएं 2 बार होती थी। मैं आपको बताता हूं, हर साल शशिकांत जी सुन लीजिए, करते जाइएगा लेकिन भाई, आप मुझे बता दीजिए, जवाब आपसे आप लेंगे। मुझे बता दीजिए कि आप बताओ रेलवे की भर्ती लास्ट टाइम कब हुई है? आपने बंटाढार कर दिया। और रेलवे का जो रेट, मैं बता दूं आपको, फ्लाइट से अगर आपको दिल्ली जाना है, अगर फ्लाइट से आपको रेलवे में अस्पताल जाना है, तो दोनों रेट बराबर आते हैं। तो ये चाहते हैं कि गरीब आदमी जो है, ट्रेन, जो गरीब आदमी का सफर था ट्रेन, वो सब तो इन्होंने दूर करने का काम किया है। और आज समझ लीजिए, बताता हूं आपको एक चीज, और देखिए इन्होंने देश साथ इतना मजाक किया है। अगर देखे श्रीमती क्या नाम है, कंगना रनावत जी को टिकट देकर के इन्होंने टिकट दिया, जो कहती है 2014 के बाद आजादी आई। आप सोचो देश में, देश के साथ कितना बड़ा मजाक है, हमारे शहीदों का कितना बड़ा अपमान है, जिन लोगों ने, लाखों असंख्य लोगों ने देश के लिए कुर्बानियां दी, शहादत दी, और इनकी एक जो इन्होंने टिकट देकर पूरे देश का अपमान करने का काम किया इन्होंने उनको टिकट दे दिया। और एक वो मानती है कि प्रधानमंत्री जब आए हैं 2014 में प्रधानमंत्री बने हैं, तब देश आजाद हुआ हमारा। वो कहती है पहले आजादी भीख में मिली थी। ठीक तो है। कम से कम शर्म की बात होनी चाहिए ये। लेकिन भारतीय जनता पार्टी के लोग जो है इस पे कोई बातें नहीं करते ठीक हैं। है, मेरा रजनीकांत जी सिंपल सा को- सवाल है, मेरा हाँ, सिंपल सवाल है, हाँ। आप बता दो कि आपने आदर्श गांव की मैंने बात की, आपने मुंह से बातें, आपने जवाब नहीं देना चाहा। स्मार्ट सिटी की बात मैंने की। ये प्रमुख मुद्दे हैं, आज आम जनमानस के मुद्दे हैं। और आपने तीनों कृषि काले कानून की बात कही। हमारे बगल में आरएलडी के साथी बैठे हुए हैं, ये बता दें, ये तीनों कृषि काले कानून का विरोध आरएलडी कर रही थी। अब मैं पूछना चाहता हूं, ये तारीफ कर रहे हैं कि आप लोगों ने होने नहीं दिया, तो क्या आदरणीय मिश्रा जी इस बात का जिक्र करेंगे? नहीं, वो गलत था, जब पहले गलत था तो आज भी ठीक गलत है। होना चाहिए। रजनीकांत जी से पूछ लेते हैं, लगे हाथ तो। रजनीकांत जी, कांग्रेस के भी आरोप आपने सुने, चंचल जी की भी बातें सुनी। भाई आप भी चूंकि एनडीए के पार्ट हैं, एनडीए के घटक दल हैं, तो उनका एक सवाल था। सबसे पहले तो किसानों के लिए जो 3 कानून थे जिनको काला कानून कहा गया था, उस वक्त आपने विरोध किया था। अब क्या विरोध नहीं विचार किया है था, इसको लेकर के? मैंने उस कानून के लिए लड़ाई लड़ी थी किसानों के साथ। यस। और हमने, हमारे नेता ने उस आंदोलन को फिर से पुनर्जीवित किया था। उनके एक फोन ने, अजीत सिंह जी के एक फोन ने किया था, और उसको देश के सरकार ने माना कि इस कानून को खत्म होना चाहिए, और उसको प्रधानमंत्री जी को धन्यवाद देते कि उन्होंने उसको खत्म किया, उस कानून को। चलिए चंचल जी, क्रेडिट तो आरएलडी ले गई। नहीं, अभी क्या इन्होंने रुक जाइए? इन्होंने सवाल किया ना कि वो मेरी अच्छा बात काम रजनीकांत सुनिए। जी का पहले हाँ, सुन बात लीजिए। सुनिए। हाँ। देखिए, अब रह गई बात चुनाव की, तो मैं कहता हूं देखिए, कंफ्यूजन की स्थिति में चुनाव नहीं होता है।
जैसे आपसे कोई बात करे तो जवाब नहीं आया आपका। नहीं क्यों नहीं आपने, उन्होंने कहा कि वो अच्छे कानून थे, आप ये मानते हो? मैंने कहा कि मेरे नेता ने उस आंदोलन को खड़ा किया, मैंने उस आंदोलन में जम के साथ दिया, वो कानून मेरे नजर में गलत था। नहीं, मैं कह तो रहा हूँ गलत था। हाँ, गलत और है। देश के प्रधानमंत्री ने बात मानी और उसको कहा मानी? वो तो रिग्रेट कर रहे हैं। नहीं, वो नहीं कर रहे हैं, वो नहीं कर रहे हैं। देश के मौका मिलेगा फिर लाएंगे। देश के प्रधानमंत्री ने उसको किसानों के साथ तो जो वादे किए थे पूरा किया उन्होंने, वो करके मीडिया के सामने उन्होंने कहा मैं इस कानून को वापस लेता हूं। रजनीकांत सर, जो वादे किए थे उन्होंने ये बोला था कि ये हम तीनों कानून वापस ले रहे हैं, जो आपकी मांग उसे पूरा करेंगे। आज किसान हमारा क्यों धरने बैठा हुआ है? केवल उसी बात को लेकर बैठा है ना। देखिए तो क्यों नहीं पूरा कर रही सरकार? चंचल जी, आप साथ में पूरा करवाइए। आप उसको दूसरी चीज आप पूरा करवाइए ना, आप साथ में। सुनिए ना, क्यों नहीं पूरा हो रहा? बहुत सारी चीजें पूरा हो गई उसमें। ओनली एमएसपी, मेरी बात सुनिए, बहुत सारी चीजें जो मुकदमे थे, जो उनके मुआवजे की बात थी, कोई मुआवजा नहीं मिला। 700 किसानों ने शहादत दी, किसको मुआवजा मिला? बातें मान ली गई हैं। 700 किसानों ने शहादत दी, सरकार तो मानती नहीं है। अधूरे ज्ञान से डिबेट मत करिए। नहीं, आप चैलेंज कर बताइए ना। रजनीकांत जी को बोल लेने दीजिए। आप तो बहुत चैलेंज करते रहते हैं। नहीं, आप बताइए ना रजनीकांत जी, बताइए 700 किसानों की शहादत क्या मुआवजा मिला? उनको मांग थी 1-1 करोड़ रुपए दिया जाए, आपने दिया? सुनिए, एक करके बात करेंगे तो जनता को समझ में आएगा। 10 लाख की बात नहीं करते, उनके मुआवजे की बात, जो मुकदमे थे, इस तरह के कितनी चीजें थी जिसको सरकार ने मान लिया, जो मीटिंग से मान लिया, खत्म नहीं किया। सुनिए, होगा ना, कहीं नहीं होगा, तुरंत हो जाता है। सुन लीजिए, आप तो घर में से निकलोगे नहीं, ना कोई आंदोलन करोगे। अरे आप देखो, ना सड़क पे जाओगे, खाली टीवी में बैठ के काम करोगे। हमारे नेता हर जिले में प्रोग्राम कर चुके हैं, एक सीट पे प्रोग्राम कर चुके हैं। किसानों के साथ कौन सी लड़ाई कार्यकर्ता तक अगर कोई पहुंचता है तो हमारे नेता कुछ नहीं पहुंचता। आप लोग, और आपके जो नेता है दिल्ली से बाहर नहीं जाते हैं। आदरणीय जयंत चौधरी जी दिल्ली से बाहर नहीं जाते, और वहां का जाट समुदाय का आदमी कहता है कि आदरणीय जयंत चौधरी जी बाहर नहीं निकलते हैं, और उसका खामियाजा भुगतना पड़ेगा आपको। आप देखिएगा ना, एक करके बात रखें। आप हमारे नेता के बारे में बोले तो बोलूंगा मैं। जयंत चौधरी को आरोप है कि बाहर नहीं निकलते घर से। अरे भाई, आप लोग दोनों कभी साथ थे, एक करके बात कर लो। वही तो मैं कर रहा हूँ। अरे समाजवादियों का संघर्ष देखिए आप। कभी नहीं। सुनिए, मैं तो जान रहा हूँ कि सरकार के आने के बाद आप तो सड़क पे इतना डर गए कि निकले ही नहीं। अरे हम क्या तो निकले, हम तो लाठी खाए, आप किसानों के बीच में गए, आप सुनिए, सुनिए, किसानों के साथ लड़ाई लड़ी और दबाव बनाया, और उसको प्रधानमंत्री ने माना। रजनीकांत जी, हम लोगों ने दबाव बना करके आपके नेता को सदन तक भेजने का काम किया, वहां तक पहुंचने के लिए। ये लोग कंफ्यूज हैं, ये ना प्रत्याशी तय कर पा रहे हैं। अब आप 7 में से 2 आपके ऊपर भारी हो गया। इनके पास ना कोई नीति राजन है, जी, न रणनीति है। राजन जी, एक 10 सेकंड का मेरा, ठीक है, इनके मेरी बात सुन लीजिए। एक मिनट रजनीकांत जी को बोलने दीजिए, फिर चंचल आते हैं आपके पास। नहीं, बोलिए। स्थितियां बदलती हैं। मैं इंडिया गठबंधन में था, आखिर कुछ कारण रहा होगा ना कि मुझे इंडिया गठबंधन भाई। से कारण यही था कि 2 आपको बड़ा लग गया, 7 नहीं, पहली बार ऐसा हुआ। 7 और 2 में आपने नहीं, ज्यादा समझ लिया, 2 को ज्यादा है। आप हमको सीट अब दोगे कैसी 7, नियत है, समझ और लीजिए। प्रत्याशी दोगे तुम 5। नहीं, वही मैं कह रहा हूँ। तो अब ये नियत कौन सी बात है कि मैं अपने अब पहले कार्यकर्ताओं 4 को बोलते थे, आप 5 बोलने लगे। नहीं, उसमें एक आपने कम मजबूरी कर समझ दिया। सकते हैं। मेरे नेता भाई ने चलिए, टीवी में बैठ के बात कर दिया। सियासत में आना जाना लगा रहता है, कभी ये आप बातें लोग मत साथ थे, करिए। आज अलग और अलग है, राजनीतिक विचारधाराएं बातें अलग जो होगी। मेरे मुद्दे हैं, तमजीद किसानों साहब, के मुद्दे हैं, मैं लड़ रहा हूँ, और मैं आज सरकार में हूँ, सरकार के अंदर रह के इसकी लड़ाई सरकार से बात कर रहा हूँ जो मुझे कर रहा है। तमजीद साहब, सवाल का जवाब सीधा दीजिएगा। भाई, मैं मुहिम पर हूँ, आरोप प्रत्यारोप के ले जाएंगे, आपके पास भी तमाम आरोप है, शशिकांत जी के पास भी जवाब है। मैं कब से देख पाऊंगा कि राहुल गांधी, प्रियंका जी, या फिर आपके जितने भी मल्लिकार्जुन खड़गे हो, या इंडिया गठबंधन की बात की जाए, कब वो मंच से विरोधी दलों को ललकारते नजर आएंगे? विरोधी माने सत्तारूढ़ दल आपके लिए। आपको तब से नजर आ जाएगा संजय जी, जब आपके सामने जो चश्मा लगा उसको हटा देंगे। मैं तो आपसे कह रहा हूँ, ये चश्मा हटा भी रहा हूँ, नजर नहीं आ रहा है। गांधी मैदान महाराष्ट्र के बाद तीसरा नहीं। बता रहा हूँ ना, इसकी वजह मैं बता रहा हूँ आपको मोदी जी की अभी नहीं हुई रैली नजर आ गई, लेकिन हमारी बिहार में इतनी 10 लाख लोग, मैं उसके 20 बार जिक्र कर चुका हूँ। रैली नजर नहीं आई आपको। मुंबई में जो जितनी ऐतिहासिक रैली हुई है, लाखों में लाख लोग वहां पहुंचे हुए हैं, वो रैली नजर नहीं आई। तो मेरा आपसे गुजारिश है, जिस दिन आप अपना चश्मा बदल नहीं, वो दिन कब आएगा? नजर आएंगे वो दिन कब आएगा जब मैं उस पर डिबेट करूँ? आपको लालू जी भी नजर आएंगे, आपको सारे लोग नजर आ जाएंगे। समझित जी, उस दिन का मैं इंतजार कर रहा हूँ, क्योंकि महाराष्ट्र रैली पे भी मैंने डिबेट किया, बिहार के गांधी मैदान पे भी मैं डिबेट किया,
अब वो तारीख बता दीजिए तो मैं रिजर्व कर दूं ना उस तारीख को। आपको सारी डिटेल देते रहेंगे, हम आपको सारी डिटेल देते रहेंगे। आपसे गुजारिश फिर भी करेंगे, कब आप उन तक? वीडियो को अब कवर चूंकि कीजिए पहले और चरण हम लोग का आपको नामांकन बैठ के आपकी खत्म हो डिबेट में चुका है। सवाल और जवाबों का भी जवाब देंगे। लेकिन हमारी गुजारिश ये आपसे है कि आप लोग मुद्दे पे टिके रहिए। भारतीय जनता पार्टी कितनी भी रैलियों का अंबार लगा दे। अच्छा इसके पास इतना अच्छा, चंदा एक है, सवाल का और धंधा जवाब है। दीजिए। मेरी बात अमेठी सुनिए। रायबरेली इंतजार कर रहा है। अमेठी रायबरेली में भी प्रत्याशी घोषित होंगे और जहां जहां प्रत्याशी अभी बचे हैं वहां पे भी घोषित होंगे। संजय जी थोड़ा सा इंतजार कीजिए, आपको बिल्कुल जो आप चाह रहे हैं उसी के हिसाब से प्रत्याशी आपको वहां हम तो मिलेंगे। और चाहते बाकी हैं की- कि लोकतंत्र के बाकी की महापर्व में सीटों पे सारे भी- सियासी बाकी की दल सीटों पे भी दमखम बहुत के जल्द साथ प्रत्याशी मैदान में हो हैं। जाएंगे। जी तमजीद जी, हम तो यही जी। चाहते हैं कि लोकतंत्र के महापर्व में सारे सियासी दल पूरे दमखम के साथ नजर आएं और हम ये डिसाइड नहीं कर पाए कि आज किस मुद्दे पर हम डिबेट करें, इंडिया निश्चित रूप से, गठबंधन की निश्चित रूप से ताकत संजय पर जी, कि हमारे सत्तारूढ़ विपक्ष- बीजेपी की ताकत पर। विपक्ष के नाते हमारी भी आकांक्षा है कि आप सिर्फ एक तरफ ही मत देखिए, दूसरी तरफ भी नजर देखिए। हम नहीं, भले मैं ही- बिल्कुल, मैं हर हमारे डिबेट पास में भले ही चर्चा इतना- करता हूं। भले ही हमारे पास उतना चंदा का पैसा इकट्ठा ना हो, लेकिन हम लोगों के पास बड़ा दिल है। हम लोगों के पास बड़े दिल के साथ अच्छा, जा आप रहे हैं, लोगों उनके का क्या मुद्दों के हुआ? साथ वो जा रहे हैं। खाता का क्या हमारे हुआ पास भाई? भले चंदा कमाया हो, भारतीय जनता पार्टी ने धंधा के जरिए माना कि बहुत चंदा इकट्ठा कर रखा है, लेकिन हमारे पास चंदा कम है। लेकिन हमारे पास लोगों को देने के लिए बहुत सारी बहुत बंद सोच कर है, रखा है। हमारे पास वादे हैं, हमारे पास दावे हैं, हमारे पास बहुत सारे इस घोषणा सोच को पत्र हैं। बदलिए। देश की जनता पिछले की चुनाव में बुनियादी भी मुद्दों से 30 जुड़े करोड़ हुए से हैं। ज्यादा भारतीय जनता जनता कांग्रेस के पार्टी, साथ संजय थी, जी, लेकिन आप लोग विकल्प के तौर पर अपने को पेश नहीं करना चाहते हो। नहीं बिल्कुल मैं पेश करना चाहता बताता हूं इसीलिए सकारात्मक आओगे। आपको जी। चश्मा हटाना पड़ेगा संजय जी, आपको चश्मा हटाना पड़ेगा। आपको हम लोग बड़ा विकल्प के मैं रूप तो में मैं तो दिखेंगे। बता रहा चश्मा हूं हटा कि दीजिए, कांग्रेस के आपको पास हम लोग नजर आने लगेंगे। पिछले चुनाव में भी 30 करोड़ से ज्यादा जनता थी कांग्रेस के साथ, लेकिन आप लोग ताकत के रूप में विकल्प बनने को तैयार नहीं हो रहे हो। चलिए शशिकांत जी। आपका ये आरोप भारतीय जनता पार्टी के लिए हो सकता है, हम ये आरोप लेने के लिए तैयार नहीं। शशिकांत भारतीय जी, जनता पार्टी सत्ता में रहने विपक्षी के लिए दलों से विकल्प भाई नहीं आपको बन पा रही है। हम कितनी, पूरी जिस तरीके तरह से से विकल्प बनने को तमजीद तैयार साहब हैं, दावा आप कर लोग रहे देने को तैयार नहीं। हैं, विपक्षी दलों से देखिए, आपको कितना डर लग रहा है इस चुनाव में, या कितनी चुनौती मिल रही है? नहीं देखिए, ऐसा है कि विपक्षी के तौर पे तो अभी दो यहाँ प्रतिनिधि हैं कांग्रेस और सपा के। तो पहले मैं कांग्रेस पे बात करना चाहूंगा कि देखिए ये देश भूला नहीं है कि जब जेएनयू में नारा लग रहा था कि भारत तेरे टुकड़े होंगे तो राहुल गांधी जी वहां पहुंच गए। केरल में एक आदमी गाय काटता है और खून बहाता है, कहता है कि हम तो बीफ खा के दिखाएंगे, तो वो आदमी रैली में पैदल जब यात्रा निकली, पद यात्रा, तो वो उस कांग्रेस की यात्रा में दिखाई दिया। उसके बाद से जो भी पाकिस्तान के नारे लगते हैं, पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे लगते हैं, तो वो कांग्रेस की रैलियों में वो लोग दिखाई। ये देश भूला नहीं है। दूसरी बात, मैं समाजवादी पार्टी के साथी ने ठीक है कुछ चीज़ों की चर्चा किया, इनको मैं वाजिब इन चीज़ों को मानते हुए जवाब देना चाहूँगा कि इन्होंने बेरोजगारी की चर्चा की, रेलवे की चर्चा की, हवाई अड्डा की चर्चा की। एक और चर्चा इन्होंने किया था कि सड़क के गड्ढे भरे नहीं। तो देखिए, जो सैफई में 300 करोड़ के वहाँ नाच गाने होते थे, उसी पैसे से सड़क भरने का काम हो रहा है। एक आध गड्ढे कहीं आपको मिल गए होंगे तो अलग बात है, वो भी भर जाएगा। तो वो जो पैसा सैफई में खर्चा किया जाता था, वो पैसे बचा करके हमारी सरकारें सड़क बनाने में लगाती हैं। एक बात, बेरोजगारी की बात आप कर रहे हैं, तो आज जो स्टार्टअप है और कौशल विकास योजना में जितना धन केंद्र सरकार ने दिया हर राज्यों को, वो मिसाल है। आज तक किसी कौशल विकास में इतने पैसे नहीं दिए गए कि नए लड़कों को कौशल विकास की ट्रेनिंग भी मिले, नया रोजगार भी करें, और उसके साथ साथ स्टार्टअप पूरी मतलब दूसरे देशों के लिए भी नजीर बन गया है कि भारत के लोग स्टार्टअप के जरिए किस प्रकार से आगे जा रहे हैं। अभी याद होगा कि योगी जी ने एक कानपुर के ऐसे स्टार्टअप वाले व्यवसायी को बुला करके और सम्मानित किया था, और उन्होंने जो हमारा सरकार का, उत्तर प्रदेश सरकार का जो घोषित है, उनको सम्मानित किया उससे। अब आइए रेलवे पर। रेलवे पे आज तक जितने ये जो द्रुतगामी जितनी ट्रेनें चली हैं, विभिन्न नामों से चली हैं, सबको मालूम है, नाम लेके समय नहीं खर्च करूंगा। कितनी नई नई ट्रेनें चली हैं जो बहुत फास्ट स्पीड में चलने जा रही हैं। ये इतिहास गवाह है कि इतनी ट्रेनें पहले नहीं चलाई गई। रेलवे में सुन लीजिए, रेलवे में एम्प्लाई ही तो चला रहे हैं, जो एम्प्लाई वर्तमान में है वही चला रहे हैं। कितनी इस दृष्टिकोण से आप देखिए, हाँ सुन लीजिए, इस दृष्टिकोण से भी देखिए कि वर्तमान में जो हमारे पास रेलवे में एम्प्लाई हैं वही इन द्रुतगामी ट्रेनों को चला रहे हैं। कितनी अच्छी बात है, एक बात। दूसरे, भर्तियों की जो बात है, तो रेलवे मंत्रालय चुनाव बाद फिर सामने आएगा, अभी चुनाव में तो भर्ती होगा। हवाई अड्डा,
अरे भाई उत्तर प्रदेश तो नजीर बन गया। उत्तर प्रदेश में हवाई अड्डा, कितने हवाई अड्डा कभी सपने में कोई सोचा था कि इतने हवाई अड्डा उत्तर प्रदेश में होंगे? कौन सा ऑपरेट किया है? जो पूरे भारत के सारे राज्यों में अग्रणी राज्य है। यहाँ जितने अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डे बने हैं और 11 हवाई अड्डे ऑपरेट हो रहे हैं या होने जा रहे हैं, एक दो उसमें कम होगा तो भाई देखो, आपको धरातल पे रहना होगा। वो लोग भूले नहीं है सफाई का महोत्सव, सफाई का महोत्सव हो रहा था मुजफ्फरनगर में, दंगा हो रहा था, तो इन चीजों को लोग भूले नहीं हैं। आज की तारीख में हम और आप सब लोग जनता के बीच में हैं। भारतीय जनता पार्टी भी जनता के बीच में है, कांग्रेस भी है और समाजवादी पार्टी भी है। सबको जनता के भी, इसका निर्णय जनता करेगी। हम लोग टीवी डिबेट में नहीं कर सकते। जनता निर्णय करेगी। चंचल कुछ बोलना चाहते हैं। आपने बीफ की बात करी, आपने गाय कटने की बात, बीफ की बात करी आपने। बीफ एक्सपोर्टर से चंदा लेने वाली भारतीय जनता पार्टी, पाकिस्तान से चंदा लेने वाली भारतीय जनता पार्टी, इलेक्ट्रल बॉन्ड के माध्यम से आपने देखा होगा संजय जी, इस बात को नकार नहीं सकते आप, क्योंकि अब जो है माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने जो बीजेपी के काले कारनामे सबसे पर्दा हटा दिया है। अब आपने दूसरी बात कही एक कि आपने जिक्र किया कि जो है सैफई महोत्सव की, मैं बताता हूं 2018 तक आरटीआई एक बंदे ने डाला था 4,343 करोड़ रुपए प्रधानमंत्री जी ने केवल अपनी ब्रांडिंग के लिए पैसे खर्च किए हैं। आपने देखा होगा, ये भी शायद न्यूज, हाँ जी, 2014 से लेके 4 साल में जितना आदरणीय मनमोहन सिंह ने 10 साल में पैसे खर्च किए थे, उसके 4 गुना खर्चा केवल प्रधानमंत्री जी ने 4 सालों में खर्च कर दिया, 2014 से 18 तक। ये रिकॉर्ड नोट कर लीजिएगा संजय जी। और ये 300 करोड़ इनको याद है, लेकिन वो प्रधानमंत्री जी का नूरानी चेहरा चमकाने के लिए जो सारे पेट्रोल पंप, सारे हिंदुस्तान के पेट्रोल पंप पे कि मेरे माँ की आंख में आंसू आते थे, हिंदुस्तान का ऐसा ही शायद ही कोई नालायक बेटा होगा जो अपनी माँ को लाइन में 2000 रुपए की नोट लेके खड़ा कर देगा बदलने के लिए। सोचिए, और सोचिए जहां पे कई सारे सवाल है कि प्रधानमंत्री मार्केटिंग कैसे करते हैं। ये एक आदर्श भी हो सकता है। कैसे आदर्श हो सकता है? एक आदर्श आप मुझे बताओ, अपनी मां को लाइन में खड़ी करो, क्या 90 साल की उम्र में महिला नहीं हो सकता है कि वो आदर्श पेश करना चाहते होंगे। ये कैसा आदर्श है? इसको दूसरे तरीके से देखा जा सकता है। मान सकता हूं, लेकिन मेरा आपसे सवाल, मैंने आपसे कहा, मैं आपसे एक निवेदन करता हूं आपके चैनल के माध्यम से, आप एक दिन इलेक्टोरल बॉन्ड के ऊपर पूरी डिबेट रखिए। मैं आपसे निवेदन कर रहा हूं, कल परसों जब भी आप रखिए, कम से कम भ्रष्टाचार के ऊपर भी चर्चा होनी चाहिए। जो प्रधानमंत्री कहते थे कि जो बहुत हुआ भ्रष्टाचार की वार, अब की बार मोदी सरकार बात करते थे, लेकिन आज सवाल यह है कि जितने भ्रष्टाचारी सारे के सारे 90% भ्रष्टाचारी भारतीय जनता पार्टी में शामिल हो गए। और सुनिए, उनकी ईडी की फाइल गायब हो जाती है। आपको याद होगा छगन भुजबल का नाम, आपने शायद देखा होगा, आपने चलाया भी था, मैं देख रहा पट्टी चल रही थी नीचे कि छगन भुजबल की फाइल महाराष्ट्र सरकार में गायब हो गई है, गायब कर दी ईडी ने। तो सोचिए, ये वही लोग हैं जो भ्रष्टाचार की बड़ी बड़ी बातें करते थे। अभी आपने तापस राय का मैंने नाम लिया था। इन सब चीजों को लेकर के इन आप सब चीजों को अदालत का लेकर रुख कर गांव-गांव तक सकते लोग हैं। जा रहे हैं संजय जी। वक्त और आपको वक्त हमें चंद मिनट की इजाजत दे रहा है। 10 सेकंड सर, 10 सेकंड में आपने बात कही कि हमारे यहाँ प्रोग्राम की बात करें। मैं बताऊं, अब हिंदुस्तान के इतिहास में या अभी तक का कोई एक ऐसा नेता का नाम आप बता दो जो एक एक कार्यकर्ता के मरना जीना उठना बट शादी विवाह से लेकर सब जगह हमारा नेता आदरणीय अखिलेश यादव पहुंचते हैं, सबके सुख दुख में खड़े होते हैं। और ऐसा कोई दिन नहीं, सर बता दूं, सर सुनिए, ऐसा कोई दिन नहीं है जब आदरणीय अखिलेश यादव जी किसी न किसी ठीक है। अब आखिरी कमेंट पे हम चलेंगे, वक्त कम है। तमजीद साहब भाई, आखिरी कमेंट चाहेंगे भाई, आप लड़ाई में कब सामने नजर आएंगे? बहुत संक्षेप में और बहुत हम लोग सामने है संजय जी। भाजपा कब नजर आएगी, हम लोग इसका इंतजार कर रहे हैं। भाजपा कब हमारे घोषणा पत्र के जवाब में अपना घोषणा पत्र जारी करेगी, हम इसका इंतजार कर रहे हैं। बिहार में हमारे महारैला के जवाब में इनकी रैला कब होगी, हम उसका इंतजार कर रहे हैं। जो मुंबई में हमारा महारैला हुआ उसके जवाब में भारतीय जनता पार्टी कब आएगी, वो हम इंतजार कर रहे हैं। सब किसानों को एमएसपी पे दुगना करने का जो हमने वादा किया, शशिकांत जी, कांग्रेस आपका इंतजार कर रही है भाई सामने आने का। राइट टू अप्रेंटिसशिप पे भारतीय जनता पार्टी को आप जवाब देके हम उसका वादा कर रहे हैं। राइट टू फूड पे भारतीय जनता पार्टी का वो वादा करेगी, हम उससे इंतजार कर रहे हैं। हमारा इंतजार भारतीय जनता पार्टी का जवाब देने का है कि कब हमारे नैरेटिव के सामने भारतीय जनता पार्टी। शशिकांत जी, आखिरी कमेंट। बिल्कुल, कांग्रेस के साथी को मिल जाएगा, घोषणा पत्र में मिल जाएगा। और आने वाले दिनों में जो विकसित भारत को लेकर के आदरणीय मोदी जी सपना देख रहे हैं, और किस प्रकार से उन्होंने इस बात को मैं फिर दोहराना चाहूंगा कि उन्होंने कहा ये 10 साल हमारा टेलर रहा है, फिल्म अभी बाकी है, आगे देश को विकास के रास्ते पे किस प्रकार ले जाएंगे वो भी आप आगे देखेंगे, अगले 5 साल में वो भी आपको देखने को मिलेगा।
और ठीक है, देखिए वक्त- एक साथी वक्त- हमारे एक लाइन शशिकांत जी, अंतिम लाइन शशिकांत जी, कहूंगा हाँ। कि अपने देखिए माँ पे नहीं जाना चाहिए, अपने माँ को लाइन पे लगा दिया। हाँ ठीक है, मान लेता हूँ। सुन ठीक है, लीजिए। ठीक है, नहीं, ठीक अभी सुनिए, डिबेट नहीं, सुनिए, कमेंट सुनिए, चल रहा है। हाँ। कमेंट है मेरा, अंतिम सुन लीजिए कि माँ ने उस अभियान को समर्थन दिया था, इसलिए खड़ी थी। मोदी जी ने या भारतीय जनता पार्टी के नेता कोई अपने बाप को हटा करके तख्तोताज नहीं लिया था, अध्यक्षीय पद नहीं ठीक लिया है, था। ठीक है, ये वक्त भारतीय जनता यहीं पार्टी तक हमें का इजाजत देता पूरा है। देसी कब्जा इस चर्चा में जुड़ने के लिए सारे मेहमानों का बहुत बहुत शुक्रिया। चूंकि वक्त यहीं तक इजाजत देता है, इस चर्चा में फिलहाल इतना ही। जाहिर सी बात है, जैसे जैसे चुनाव की तारीखें करीब आएंगी, सियासी घमासान यूं ही तेज होता जाएगा और हमें लगता है कि तमाम ऐसे मुद्दे आएंगे जिसको लेकर हम आपके बीच आते रहेंगे। फिलहाल ये तो तय है कि लोकतंत्र में जनता जनार्दन है और जिस ओर जनादेश जाता है संभवतः जीत उसी की होती है। हालांकि सारे सियासी दल साम दाम दंड भेद से जनता को अपने पक्ष में करने की कवायद में जुटते हैं। फिलहाल इस चर्चा में इतना ही। मुझे दीजिए इजाज़त। देश दुनिया की बाकी खबरों के लिए जुड़े रहिए प्राइम टीवी के साथ। नमस्कार। आप देख रहे हैं प्राइम टीवी, सच साहस सरोकार। प्रॉब्लम्स थी जो मेरे को स्टेप्स चढ़ते हुए प्रॉब्लम थी, वो अब आई थिंक सो 70% इज इम्प्रूव्ड। ठीक है, मेरे को एंकल में प्रॉब्लम थी एंड मेरे को नसेस मसल्स प्रॉब्लम थी, जो मसल्स में काफ़ी पेन रहती है, जो अब की इस टाइम पर एक बार ही मैंने लिया। मैं लास्ट टाइम आया था, उसके बाद में अब दोबारा आया हूँ, तो ऐसे 70% इज इम्प्रूव्ड, जो कि डॉक्टर नहीं कर सका। मैंने हाँ, मतलब मैं गंगा राम के हॉस्पिटल के डॉक्टर से तकरीबन 2 साल तक ये ट्रीटमेंट करा था, कि उनको समझ ही नहीं आया ये प्रॉब्लम क्या है। दैट इज अब बेटर है।